नमस्कार सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप वागले, प्रकाश दीवान, आशीष चतुर्मुता, राकेश बंसल और मयूरेश जोशी। शुरुआत करने वाले हम भारतीय बाजारों की। फटाफट नजर डालिए एक बार एशिया बाजारों पर। हांगकांग क्या रिकवरी है, शानदार। एक्चुअली गिरा भी बहुत ज्यादा था कल, तो 0.5% हांगकांग ऊपर है, कोरिया 0.5% ऊपर है। निक्के एकदम सुस्त है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। चाइना के बाजार कल गिरे ही नहीं, तो आज अगर बढ़े भी नहीं है तो कोई खास बात नहीं। चाइना एकदम सुस्ती वाला मामला है, 1/4% कमजोर है, ठीक है। तो रिकवरी है, रिकवरी नहीं कहेंगे एक्चुअली। कल की गिरावट के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी वाला माहौल है। एसजीएक्स निफ्टी मजा नहीं है, 20-25। एक्चुअली कल रात को तो 30 पॉइंट ऊपर देखा था मैंने सर, अब 6 पॉइंट ही रह गए। तो बढ़िया है, अगर सुस्त शुरुआत हो, थोड़ी कमजोरी हो तो शायद नीचे खरीदारी के मौके बन सकते हैं आपके लिए। ये एक संकेत। इस वक्त हम बात कर रहे थे यस बैंक की। चार्ट्स पर राकेश, आप तो कॉल दे ही चुके हैं शॉर्ट साइड का यस बैंक पर। तो अगर ये 1000, प्रकाश आपने क्या लेवल था बोला था? 1080 आ जाएगा 20 तारीख के पहले। मुझे इतना वीक नहीं लग रहा है फ्रैंकली। 1180 के बीच में एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है। ओके, तो यस बैंक, लेकिन आज देखिए निजी बैंकों में और कितना दबाव बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कल के सत्र पर अगर आप गौर करें तो डिश टीवी में भारी भरकम बिकवाली की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। काफी नए शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई हैं। आशीष, क्या लग रहा है? देखिए, रेंज बाउंड ही मैं इसको कहूंगा, क्योंकि उसके 2-3 दिन पहले एक अच्छा अपमूव भी आया था, तो इसके चलते मेरा मानना है 91 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर में 101 के आसपास रेजिस्टेंस है। ये रेंज जब तक क्लियरली ब्रेक नहीं होगी अदर साइड पे, तब तक कोई डायरेक्शनल मूव इस स्टॉक के अंदर नहीं मिलेगा। पोजीशन वाइज डेफिनेटली कल एक अच्छा खासा बिल्डअप शॉर्ट्स में हुआ, बट वो ओवरऑल पूरे ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर में हमने बहुत से स्टॉक्स में देखा है। तो ये देखना जरूरी है कि फॉलोअप एक्शन कैसा आता है। अगर से 91 ब्रीच करता है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा सेल ऑफ वहां हमें देखने को मिल सकता है। ओके, 91 के नीचे होगा खराब। कल पूरा मीडिया स्पेस कमजोर था, पूरा। जी एंटरटेनमेंट से लेकर आप सन टीवी, डिश टीवी, टीवी 18। अच्छा बता दूं आपको, टीवी 18 के आज नतीजे भी आने वाले हैं। डीसीबी बैंक के नतीजे आज आने वाले हैं, क्रिसिल के नतीजे आज आने वाले हैं, बजाज कोप के आएंगे, और सबसे ज्यादा इन्फोसिस। नतीजों के साथ साथ टाइम से भी सरप्राइज हो रहे हैं हम, ऐसा लग रहा है। तो आने चाहिए, अब तक आए नहीं, देखते थोड़ी देर में आने वाले। लेकिन इस बीच प्री ओपनिंग सेशन की हो चुकी है शुरुआत। बता दूं आपको संकेत कैसे हैं वहां से शुरुआत होने वाली है। एक्चुअली 30 सेकंड बाकी है। सबसे पहले तो रुपए पर नजर रखिएगा। कल हम बंद कहाँ हुए? 6693, ये था कल का लेवल, जहां हमने करेंसी मार्केट में क्लोजिंग होते हुए देखिए दिन के लोज के आसपास जाकर बंद हुए। बस एक ही अच्छी बात ये थी कि वो 67 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके नीचे जाकर रुपया बंद नहीं हुआ, तो अभी कम से कम वो लेवल होल्ड हो रहा है। अब आज रिकवरी होगी क्या होगी, तो क्या 2-3 पैसे ही या कुछ बड़ी हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में। एसजीएक्स निफ्टी शान शुरुआत का संकेत देता हुआ 5 अंक ऊपर। टीसीएस पर नजर रखिए, देखते हैं कितना गिरता है आज शुरुआती कारोबार में। क्या 4-5% से काम चल जाएगा या उससे कम गिरता है, ये देखते हो। 10% नीचे पहले टिक टीसीएस पर आती हुई दिख रही है। तो ये एकमात्र स्टॉक ऐसा है जो कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है गैप से इस वक्त। इस बीच सेंसेक्स और निफ्टी एकदम शांत शुरुआत के संकेत दे रहे हैं। पावर ग्रिड इसके बाद है 2-2.25% कमजोर। रिलायंस कल काफी तेजी से गिरा था ये स्टॉक, और आज थोड़ा मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। इसके अलावा डॉक्टर मजबूत है, एक्सेल टेक, विप्रो मजबूत है। तो आईटी शेयरों में इंटरेस्टिंग रुझान दिखा है। चलिए रुपया खुलता हुआ दिखा है, 9 पैसे की मजबूती, अच्छी शुरुआत कही जाएगी कल की कमजोरी को देखते हुए। 6684, 6684 ये है भाव। अगर आप $1 खरीदना चाहते हैं तो इतने पैसे आपको देने होंगे इस वक्त। आज रुपए की थोड़ी मजबूत बेहतर शुरुआत होती हुई दिख रही है, तो संकेत बेहतर है। अब आइए बात करते हैं एविएशन शेयरों की। बेचना चाहिए क्या, या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए क्या? मयूरेश बताएं अपनी राय। एक तरफ एटीएफ के दाम 10-11% बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से क्रूड बढ़ा है, रुपया थोड़ा सा वीक हुआ है। दूसरी बात यह कि दुनिया भर में ये थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसको हम कहते हैं ना, राजनीतिक तनाव, वो चल रहा है, और ऐसे में एयरलाइंस स्टॉक बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाने का वक्त है, क्या करना चाहिए? नहीं, लार्जली आई थिंक जितनी हमने क्रूड प्राइसेस में गिरावट देखी थी एनर्जी और द पास्ट फ्यू वीक्स एंड क्वार्टर्स, आई थिंक उसका पूरा का पूरा बेनिफिट मेरे हिसाब से आई थिंक एयरलाइंस के मार्जिन्स में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं यहां से एक इंप्रूवमेंट मार्जिन्स पे आना बिकॉज ऑफ फॉल इन क्रूड प्राइसेस, इवन इफ इट फॉल्स, लार्जली प्राइस में है। दूसरी बात, अगर आप देखें जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर्स होते हैं इनके, आई थिंक दे आर बिहाइंड देम नाउ। अगर Q3, Q4 की हम बात करें तो शायद Q4 सबसे वीक क्वार्टर रहता है इन टर्म्स ऑफ लोड फैक्टर्स। Q3 कैन बी रिलेटिवली बेटर क्वार्टर, क्योंकि आई थिंक
vacations around the corner. And yes, I think जहां तक geopolitical issues या tensions का सवाल रहा है, I think that can have some amount of negative impact. तीसरा, I think अगर आप देखते हैं जो competitive intensity है, probably I think even that will take a toll in terms of how the pricing and realizations happen for these aviation stocks. And fourth, I think जैसे bottom line impact आता है ये stocks पे, I think एक gradual basis पे आता है और काफी cyclical रहता है. तो मेरे ख्याल से I think one really has to be selective. Indigo की जैसे हम बात करें, I think जो A320 neos हैं वो डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो इसकी cost efficiency के plans थे वो शायद थोड़े से postpone हो रहे हैं. तो मेरे ख्याल से I think aviation stocks में at this point of time at least I will not be investing. एविएशन कंपनियां रेडार पर रहेंगी. एटीएफ के जो रेट्स हैं उनमें उसकी समीक्षा होने वाली, बढ़ने के पूरी संभावना है और उसका इम्पैक्ट स्टॉक्स पर जरूर देखने को मिलेगा. लेकिन आज सुबह में स्टॉक 2020 खेला गया है. आशीष और नीरज के बीच देख लेते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जो इनकी टीम्स में शामिल थे. पूरी टीम आपके सामने. बिकवाली वाले 4 शेयर हमने रखे. जेट एयरवेज नेगेटिव है क्योंकि एटीएफ के दाम बढ़ेंगे. टाटा मोटर्स अहम लेवल तोड़ चुका है. इन्फोसिस वीक रिजल्ट की उम्मीद है और अगर अच्छे भी आए तो प्रॉफिट बुकिंग होगी. और एचयूएल ने जो अपनी कमजोर आउटलुक की वार्निंग दी, इसलिए बेच के चले. लेकिन सेरा सैनिटरी अच्छी नतीजे है. खरीदारी की सलाह यहां पे देखने को मिलेगी. श्रेयास शिपिंग में एक स्टेक सेल है तो वहां पे अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है. डिपेंडेबल के तौर पर हमने मार्क्सन्स फार्मा एक डिफेंसिव प्ले रखा है कि अगर बाजार कमजोर भी खरीदारी करें. ईआईडी पैरी वैल्यू लॉक हो रही है, काफी एचएनआई की तरफ से यहाँ पे बाइंग देखने के लिए, इसलिए खरीदारी करें. श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर में खरीदारी करके चले क्योंकि यहाँ पे भी एक सहज नाम की कंपनी जिसमें स्टेक बेचने की बात चली. और A to Z इंफ्रा नया रेलवे स्टॉक मैंने खोजा, इस पर खरीदारी की सलाह होगी. क्योंकि दुनिया भर में वो रिस्क ऑफ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं. मूड बिगड़ रहा है. एफआई की बिकवाली के जो आंकड़े आए हैं भारतीय बाजारों में, थोड़ा सा बिकवाली की साइड फोकस हमारा भी है. सबसे पहले लेकिन डिफेंस प्लेस थे. वालचंद नगर, जिस तरह से वो मिसाइल प्रोग्राम के लिए बातचीत चल रही है, रशिया के साथ करार होगा. बीईएमएल जो स्टॉक तगड़ी पिटाई के बाद अब कंसोलिडेट कर रहा है, हमें लगता है ट्रेंड को बक करने की कोशिश और अच्छा उछाल शायद काउंटर दिखाएगा. अपोलो टायर्स और गोदरेज कंज्यूमर एफआई फेवरेट स्टॉक्स, अच्छे मूव्स देखने को मिले थे. लेकिन अगर भारतीय बाजार में अनवाइंडिंग का प्रेशर आता है तो ये स्टॉक्स अच्छा खासा दबाव यहां से शायद दिखा सकते हैं. इसके अलावा एसआर शिपिंग एक काउंटर था जहां पे, क्योंकि एसआर ग्रुप में जो बड़ी डील हुई है, सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है इस लिस्टेड एंटिटी के लिए. मर्केटर हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें, बिजनेस मॉडल वैसे ही पसंद आ रहा है. साथ साथ जो सिंगापुर सरकार ने 1 करोड़ शेयर्स कल खरीद डाले, वो बड़ा पॉजिटिव है, वो बड़ा ट्रिगर होगा. टीसीएस नंबर्स के चलते शायद वीकनेस के साथ कामकाज करे, लेकिन रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव भी थे तो थोड़ा कॉशियस रहे. यस बैंक हमें लगता है इस स्टॉक की भी अपसाइड्स कैप्ड हैं और डाउनसाइड रिस्क अच्छी खासी खुलेगी अगर बाजार दबाव के साथ कामकाज करता है तो. इॉन इलेक्ट्रिक आज का फ्री हिट खिलाड़ी था, खासतौर पर जिस तरह से प्रोमोटर को वारंट जारी करे जा रहे हैं, जिस भाव पे करे जा रहे हैं, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है और कंपनी हाल फिलहाल प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आई है. और फाइनली कंट्रोल प्रिंट, यहां पे भी ग्रैंडियर पार्क नाम के एक एफआई ने अच्छी खासी खरीदारी कल के सेशन में करी है. उस खबर का इस स्टॉक को फायदा मिलेगा. तो ये थे 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज जो आज के सेशन में आपके लिए होंगे कारगर. लेकिन कल कुछ स्टॉक जो एक्शन में देखें, जहां फंड्स का एक्शन हुआ, उन पर एक राय ली जाए. मन इंफ्रा, ये बताएं वागले साहब इसके चार्ट की क्या हालत है, क्योंकि अच्छा कल सुबह हम डिस्कस कर रहे थे नहीं सर, हमने बात ब्लॉक की डील हुई थी. 82 लाख शेयरों का एक ट्रेड हुआ है. अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात दिख रही है 35 लाख शेयर जॉनल्स में खरीदे यहाँ पर. हमने आई थिंक जो 51-52 के टारगेट की बात की थी वो उसके लगभग तो आ गया है. यहां पर बात करो तो 53 क्रॉस करना जरूरी है. तो मुझे उससे ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है बाइंग नहीं करनी चाहिए. 53 के ऊपर ना, 53 के ऊपर तो बड़ी मुंह आ सकती है. ओके. कल के सत्र में मैं ये भी नोट कर रही थी, जहां पर शुरुआती कारोबार में प्रकाश में आपकी राय लेना चाहूंगी. पीएसयू बैंक्स पर ज्यादा दबाव था, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे जो निजी बैंक्स की धुलाई हुई है, जिसमें आज भी आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक पर ज्यादा बिकवाली आ रही है, कि संकेत हमारे टेक्निकल जानकार दे रहे हैं. क्या लग रहा है, थोड़ा सा फेवरेबल पोजिशन में है पीएसयू बैंक्स या फिर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है आपको? देखिए
पीएसयू बैंक्स में जो थोड़ी सी अभी माइल्ड रैली सी आई है पिछले हफ्ते 10 दिन में, वो है रेट कट के बाद, क्योंकि जो ट्रेजरी गेन जिनके रहते हैं वो थोड़े से ज्यादा शार्प रहते हैं। और कल के जो सीपीआई का डेटा है, जिसकी हमने बात शायद नहीं अभी तक की, वो इतना इंपॉर्टेंट रहेगा इसलिए कि उम्मीद की बात कर रहा हूं, होगा या नहीं पता नहीं, बट दिसंबर में एक रेट कट के जो केस है वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि अनुमान से काफी नीचे आया है सीपीआई, जो आरबीआई काफी पैनी नजर रखता है जिसपे। दालें और सब्जियां सस्ती हो गई। सब्जियां तो सर -7% का आंकड़ा आया। मेरे को लोग ट्विटर पे पूछ रहे हैं कहां सस्ती हुई है, हमें तो दिख नहीं रही, पता नहीं। इसमें सब्जियां जो गिनते हैं बहुत कम होती है। अगर आप देखें टमाटर के भाव बढ़े हैं, आलू के घटे हैं, तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी सब्जी खाने के लिए वो है और क्या आपकी डाइट आज का चैनल चेक मान गया। आलू और टमाटर भी नहीं छोड़ा आपने, मतलब मारुति, टाटा मोटर्स तक और एफएमसीजी प्रोडक्ट, लीवर तक तो ठीक था। प्रकाश क्या क्या करते हैं आप, मतलब मार्केट सब्जी भी लेते हैं सर। सो द पॉइंट इज कि ये जो आंकड़े आए हैं उसके बाद पीएसयू बैंक्स में एक ट्रेजरी गेन की वापस एक उम्मीद बन जाएगी, और खास करके पीएनबी, मुझे लगता है जिस हिसाब से पीएनबी हाउसिंग का भी आईपीओ फाइनली क्लियर हो गया है सेबी के वहां से 2500 करोड़ का, तो वो एक बहुत बड़ा अनलॉकिंग एलिमेंट रहेगा। तो बॉटम अप अप्रोच ही रहेगा, ये नहीं कि आप कोई भी पीएसयू बैंक ले लें तो कमाई का मौका है, बट पीएनबी स्टिल रिमेन्स अ फेवरेट इन दैट स्पेस। इनफैक्ट 51% हिस्सेदारी है पीएनबी हाउसिंग में बैंक की। तो चार्ट पर राकेश अगर आप बता सके क्या एक्शन देखने को मिल सकता है स्टॉक में? हर्षिता, पीएनबी का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट ये वन ऑफ दोज पीएसयू बैंक्स हैं स्टेट बैंक के बाद जहां पर कल की गिरावट के बाद भी टेक्निकल रुझान पॉजिटिव है। स्टॉक में नीचे में 135 एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पर न टूटे तब तक ट्रेंड इंटैक्ट है और स्टॉक क्लियरली एक स्ट्रांग बाइंग कैंडिडेट है। एक बार ये स्टॉक ऊपर में 145 के लेवल्स को डिसाइसिवली तोड़ेगा तो तब ऊपर में 160, 162 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो पीएनबी, ये एक और स्टॉक एशियन ग्रेनिटो, इसके चार्ट देखिए जरा वागले साहब। प्रोमोटर्स ने कल खरीदारी की है 5 लाख शेयरों के आसपास की 254 रुपए में इस स्टॉक में, एशियन ग्रेनिटो। यहाँ पर ये सौदे रिपोर्ट हुए हैं, इस स्टॉक में कोई एक्शन है चार्ट पर? अनिल जी 270 और 290 ये रेंज है, 290 में भी 295, उसके ऊपर निकलता है तो ये 330 तक जा सकता है, उससे बियॉन्ड मेरे को पैटर्न कोई सजेस्ट नहीं करता है। ओके, तो एशियन ग्रेनिटो। राकेश, कंट्रोल प्रिंट्स के चार्ट देखिए, यहां पर एक कोई ग्रैंड्योर करके फंड है, इसने 5.5 लाख शेयर खरीदे। हाँ, 280 रुपए में यहां पर शेयर खरीदे गए हैं और लगभग 280-82 का ही भाव चल रहा है। तो इसके चार्ट पर क्या राय है, यहां पर क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लिया हुआ है, 280 के ऊपर ब्रेकआउट लिया, उसके बाद 19 स्तरों के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। टेक्निकली रुझान पॉजिटिव है, नीचे में 278 एक अच्छा सपोर्ट है और एक बार ये स्टॉक ऊपर में 286 के ऊपर निकलता है तब 300-301 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। कल ऑफ कोर्स वो फंड एक्शन देखने को मिला। एक दो काउंटर्स और जो वायदे बाजार में कल की गिरते बाजार में काफी एक्टिव थे, उसमें जस्ट डायल है और पेट्रोनेट एलएनजी है। जस्ट डायल काफी वॉलेटाइल मूव्स दिखाने लगा है। आशीष बताइए, ये कल जो मूव देखा गया है वो कितना सस्टेनेबल है? लुक्स डिफिकल्ट। मुझे लगता है ये एक स्टॉक है जो क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, इसके अंदर में पुल बैक डेफिनेटली आ सकते हैं क्योंकि गिरावट बहुत शार्प रही है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि इसके अंदर में जिस तरह का पोजीशन का बिल्डअप लास्ट 3 महीने से 6 महीने का हम अगर से रोलोवर्स देखे तो क्लियरली एक शॉर्ट साइड पे बना हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक हर उछाल के अंदर में एक शॉर्ट कैंडिडेट है, तो इसके अंदर में किसी भी तरह के लॉन्ग को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बट जहां तक के पेट्रोनेट का सवाल है, देखिए ये एक स्टॉक जो है वो क्लियरली एक अप ट्रेंड में है और यहां पर पे स्ट्रेंथ मुझे लगता है मेंटेन रहेगी। स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है 400-405 के स्तरों को छूने के लिए। 400-405 तक के लेवल्स पेट्रोनेट एलएनजी में आ सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। इस बीच निफ्टी में आप देखें तो टॉप गेनर आज जी दिख रहा है, हालांकि 0.1% ऊपर है। ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी रिकवरी के संकेत है, मारुति, आइशर, एक्चुअली टाटा, M&M, साथ ही M&M भी आता है। टाटा मोटर्स पर राय ली जाए। मयूरेश, ऑटो स्टॉक्स में क्या खरीदेंगे आप अगर आपको निचले स्तरों पर कोई खरीदारी करनी है? टॉप पिक 4 व्हीलर्स में अनिल जी आई थिंक क्लियरली टाटा मोटर्स के साथ ही रहूंगा। जैसे आई थिंक जीएलआर के नंबर्स आ रहे हैं, द वॉल्यूम ग्रोथ कैन बी क्वाइट स्टुपेंडस और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि अगले 2 वर्षों में जैसे नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च होंगे और जैसे एग्जिस्टिंग बिक्री होगी,
आई थिंक वो अच्छी खासी इम्पिटस देगी रियलाइजेशंस को। दूसरा आई थिंक अगर हम देखें कि जो इसके कोर मार्जिन है, आई थिंक चाइना की वजह से इम्पैक्ट आया था 2 साल पहले, बट लार्जली आई थिंक विद सम रिकवरी एक्सपेक्टेड एक्स चाइना, आई थिंक दैट विल ऑल्सो हैव एन इंप्रूवमेंट देयर। तो आई थिंक टाटा मोटर्स एक अच्छा विकल्प रहेगा 4 व्हीलर्स में। 2 व्हीलर्स में मेरे ख्याल से आई थिंक फेस्टिव सीजन में जितना हमने इन्वेंट्री पुश थ्रू देखा है डीलर साइड पे, डिस्पैच नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। बट इफ माई ओपिनियन अगेन आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प अगर डिक्लाइंस पे मिलता है, वहां पे मैनेजमेंट काफी फोकस्ड है इन टर्म्स ऑफ कोर नंबर्स एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव एट 10-11% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। और जैसे मार्जिन की भी बात कर रहे हैं, लीड प्रोग्राम आई थिंक इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू अक्रू बेनिफिट्स FY17 में, एंड लार्ज पोर्शन विल ऑल्सो कम इन टर्म्स ऑफ EPS रिविजन्स। तो मेरे ख्याल से हीरो मोटोकॉर्प भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है 2 व्हीलर स्पेस पे, पर डिक्लाइंस पे। और इस बीच हर्षदा सबसे इंटरेस्टिंग ओपनिंग जो दिख रही है आज मार्केट में वो है TCS की, सिर्फ 0.5% नीचे। तो कल जो इतने भर के शॉर्ट्स बने हैं और जिनके लो पॉइंट पर बंद हुआ है और ये जो मार्जिन थोड़े बढ़कर आ गए, तो लोगों को लगता है शॉर्ट्स काट लेनी चाहिए। तो अब होगा ये क्या आशीष, ये समझना ठीक है कि जहां खुलेगा वहां पहले शॉर्ट कवरिंग आएगी, थोड़ा ऊपर आएगा 15-20 मिनट और उसके बाद ही गिरना शुरू होगा? देखिए बिल्कुल, जैसे कि इवेंट पे जनरली हमने देखा है कि रिजल्ट के बाद एक जनरल एक्सपेक्टेशन से थोड़ा रिवर्स ही ट्रेड होता है। तो इनिशियली मुझे लगता है पुल बैक आ सकता है, बट इवेंचुअली इस स्टॉक के अंदर में 2360-70 के लेवल को क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। किसी भी सिचुएशन में अगर 2360-70 क्रॉस होता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है शॉर्ट्स अपनी पोजीशंस को एग्रेसिवली कवर करेंगे। ओके, तो देखिए कहां पर शुरुआत होती है। फिलहाल सिर्फ 0.5% ही नीचे, तो 2315 पर TCS ट्रेड कर रहा है प्री ओपन सेशन में। लुपिन में एक थोड़ा सा डेवलपमेंट आया है कि उन्होंने किसी जर्मन कंपनी के साथ टाई अप किया है एक डायबिटीज ड्रग के लिए, जिसका मार्केट शेयर करीब 9000 करोड़ से ज्यादा का है। स्टॉक तो हल्की बढ़त दिखा रहा है, करीब 10-11 रुपए ऊपर। राकेश, क्या लग रहा है आपको, एक अपॉर्चुनिटी है खरीदने की? BB पे नाम है, कल वो हम मार्केट में देख रहे थे, वो खबर आई थी, लोगों को तब अंदाजा, कंपनी ये बहुत बड़ी है। आपको तो नाम ध्यान में, हर्षद आपको तो सारी दवाओं के मैंने नाम पढ़ा नहीं, मुझे बस ये याद है कि मुश्किल है, इसलिए मैं याद नहीं कर रहा। डायबिटीज की दवा है और किसी जर्मन कंपनी के साथ करार हुआ है। तो क्या कभी क्रॉसिन और कॉम्बिफ्लेम से आगे ही नहीं बढ़ पाए इसलिए। Anyway, चलो लुपिन के चार्ट्स क्या कह रहे हैं राकेश, बताइए। अनिल जी, लुपिन क्या टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है, स्टॉक नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। ऊपर में आप देखें तो 1520 से लेकर 1525 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। इस खबर के चलते कोई रैली बनती है तो रैली को यूज करना चाहिए लुपिन से निकलने के लिए। ओके, तो तेज उछाल में करें बिकवाली लुपिन में, ये राय है राकेश बंसल की। चलिए करते हैं शुरुआत भारतीय बाजारों की। लगभग 70 अंकों की तेजी के साथ 27,700 पर खुलेगा सेंसेक्स। निफ्टी जिस अहम लेवल की बात हम कर रहे थे कि निर्णायक लेवल है, वो है 8,600 का, उससे 6 पॉइंट नीचे 8,594, 20 अंकों की मजबूती। ये ओपनिंग ठीक है, खराब नहीं है, क्योंकि जो 5-6 पॉइंट की एसडेक्स निफ्टी दिखा रहा था मजबूती, वो ठीक नहीं। तो 20 पॉइंट की तेजी के साथ 1/4% ऊपर खुलने के संकेत आपको मिल रहे हैं निफ्टी से। मिड कैप इंडेक्स भी 1/4% ऊपर खुलेगा और बैंक निफ्टी 19,000 के ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है 60-62 अंकों की मजबूती के साथ। और सबसे अच्छी बात क्या है इस मार्केट में प्री ओपनिंग में, लीवर महज 0.5% कमजोर है, TCS महज 0.5% कमजोर है। तो नेगेटिव खबरों पर बड़ा रिएक्शन कम से कम आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 50 अंक ऊपर सेंसेक्स और 11 अंक ऊपर निफ्टी पर होती हुई शुरुआत। और स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहे, उनमें सबसे आगे है पावर ग्रिड 1.5% नीचे, TCS 1.5% नीचे, लीवर 1% नीचे। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कमजोर है। इन्फोसिस 1.25% नीचे खुला है, ये इंटरेस्टिंग है। 1.5% नीचे खुला है, नतीजों से ठीक पहले इन्फोसिस लीड कर रहा है कमजोरी को, ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे, क्योंकि TCS से ज्यादा कमजोर इन्फोसिस नजर आ रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड है। इसके अलावा देखिए औरोबिंदो फार्मा 1% मजबूत, आज का टॉप गेनर निफ्टी में 1%। रिलायंस रिकवर करता हुआ दिख रहा है, यहां से मजबूती आ रही है। इनफैक्ट 1% रिलायंस मजबूत है। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स आपको बता दूं कौन से स्टॉक सेक्शन में दिख रहे हैं। कौन को 3% नीचे दिख रहा है, लो वॉल्यूम वाला स्टॉक है, थोड़ी देर सेटल होने देते हैं। जेट एयरवेज 1.5% नीचे, इन्फोसिस 2% नीचे। इन्फोसिस लगता है मूड बदल गया लोगों का कि रिजल्ट खराब आ रहे हैं। देखते हैं इन्फोसिस में क्या होता है। फिलहाल कमजोरी इन्फोसिस में सबसे ज्यादा नजर आ रही है। आइए मजबूत क्या है, साउथ इंडियन बैंक 2% ऊपर, TV18 ब्रॉडकास्ट 1.5% ऊपर है। आज नतीजे आने वाले, जस्ट डायल 1.25% मजबूत, ओरेकल 2% मजबूत। ऑयल इंडिया खरीदने की राय दी थी
राकेश ने। मजबूत खुला है ऑयल इंडिया। डिश टीवी में थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है। बाजार स्टेबल है, लाल निशान में नहीं फिसले, हरे में, लेकिन मजबूती महज 7-8 पॉइंट की और 40 अंक पर सेंसेक्स दिख रहा है। बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट हो चुका है, 19,000 से फिर नीचे आ गया और मिड कैप इंडेक्स जरूर 1/4% ऊपर है। हर्षिता, मिड कैप्स में स्टॉक्स जो फोकस में है उसमें शिपिंग कंपनी आगे हैं। श्रेयस शिपिंग जो SRS में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने वाली है। स्टॉक देखिए 8% ऊपर मर्केटर में, जहां पर 1 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील कल हुई 46 रुपए के आसपास, आज 49 पर ट्रेड करता हुआ 4% की बढ़त और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड यहां पर भी दिखाई दे रहा है। गैलेंट इस्पात प्रॉफिट में इजाफा, लेकिन इनकम कुछ कम थी। हालांकि मार्जिन 16% पर आए हैं, जो पिछले क्वार्टर में करीब 2% के आसपास थे। स्टॉक करीब 3% ऊपर खुला है आज के ट्रेड में। मार्क्सिस फार्मा और ये हमारे स्टॉक 2020 का एक प्लेयर था, तो 1.5% ऊपर ये काउंटर खुलता हुआ। पंजाब नेशनल बैंक अपने रेडार पर रखिएगा जरूर, क्योंकि PNB हाउसिंग का IPO आने वाला है। और याद रखिए PNB पंजाब नेशनल बैंक, उसमें 51% शेयर होल्डर है, तो उस वैल्यू अनलॉकिंग का इम्पैक्ट स्टॉक पर जरूर आएगा। कल जो रियल एस्टेट काउंटर्स की धुलाई हुई थी, जिसमें DLF, HDIL, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट शामिल है, यहां पर एक हल्का पुल बैक आता हुआ आधे % की बढ़त के साथ ये काउंटर खुला है DLF का। वहीं HDIL और इंडिया बुल्स में हम देख रहे हैं लगभग 1% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन JNK बैंक करीब 16% इंट्राडे में टूटा, आज फिर यहां पर 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक को लाइए फटाफट BSE पर, टेक महिंद्रा लेकर आइए। BSE पर भारी भरकम वॉल्यूम होते हुए दिख रहे हैं। टेक महिंद्रा में लगभग 5% हिस्सेदारी बदल चुकी है। 3 बड़े ट्रेड में देख रहा हूं टेक महिंद्रा में होते हुए दिख रहे हैं। 11,70,000, 11,50,000, 9,37,000, तो टोटल मिलाकर टेक महिंद्रा में जो वॉल्यूम दिखा है मुझे BSE पर 32 लाख शेयरों से ज्यादा का होता हुआ दिखा है। 5% हिस्सेदारी बदली है, तो निफ्टी के दिग्गज स्टॉक में 5% हिस्सेदारी पहले मिनट में बदलना ये मायने रखता है। तो बड़ा ट्रेड, बड़ा वॉल्यूम टेक महिंद्रा में होता हुआ दिख रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। यहां पर नजर रखिए, स्टॉक देखिए आप तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। टेक महिंद्रा में कुछ बड़ा एक्शन साफ तौर पर दिखा है। ये बड़ा एक्शन क्या तेजी की तरफ है? राकेश जरा चार्ट देखकर बताइए आप, टेक महिंद्रा में क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, टेक महिंद्रा में कल के सत्र में भी एक नीचे से एक बेस बिल्डिंग देखने को मिली थी, और नीचे में जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 417, 418 एक इमीडिएट एक सपोर्ट निकल के सामने आया है। चार्ट्स पे ऐसे कोई संकेत नहीं है कि तेजी की जाए, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ एक चीज पॉजिटिव है कि 418 एक अच्छा सपोर्ट है। 418 अच्छा सपोर्ट, यानी कि यहां से 7-8 रुपए की रिस्क है, एक खरीदारी का मौका बन सकता है। लेकिन कुछ स्टॉक जो बड़े एक्शन में है, टायर रोल्स, ये टाटा ग्रुप की एक कंपनी कल 20% के ऊपरी सर्किट पर थी। खबरें कुछ ये आई थी कि शायद ग्रुप कंपनियां इसमें स्टेक बढ़ाने का सोच रही है। BSE पर ये स्टॉक है TAYO, टायो रोल्स। ये बहुत कम लोगों को पता है कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, और इस स्टॉक में बड़ा एक्शन कल होता हुआ दिखा। आज फिर से 12% ऊपर है। हफ्ते भर का चार्ट देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा किस तरह की तेजी बनी है। श्रेयस शिपिंग की बात हर्षा कर रही थी, 7.5% मजबूत हो चुका है। इसके साथ साथ मार्केटर भी 3.5% मजबूत है। UB होल्डिंग, मैकडोवेल होल्डिंग कल भी स्टॉप परफॉर्मर थे, आज फिर से भागे हैं। कंट्रोल प्रिंट खुला तो ऊपर, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही, फिर भी अभी भी 3.5% कंट्रोल प्रिंट मजबूत है। ये स्टॉक एक्शन में आपको तेजी की तरफ नजर आएगा। तो ओवरऑल एक्शन अच्छा नजर आ रहा है, बाजार में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आज अब वायदा कारोबार में टॉप गेनर पेट्रोनेट LNG है। पेट्रोनेट LNG कौन खरीदने की बात कर रहा था? आशीष, आपने बताया, आपने पिक के तौर पर चुना है या वैसे ही आपने पिक किया है? नहीं, जनरली 2.25% मजबूत है। क्या किया जाए? अनिल, जैसे मैंने कहा 405 तक के स्तर इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, और इसके साथ एक और स्टॉक जो मैं ऐड करूंगा वो है IGL, जहां पे मुझे लगता है क्लियरली एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती नजर आ रही है, और इस स्टॉक के अंदर भी पोटेंशियल है कम से कम 875, 880 लेवल्स को टेस्ट करने का। जो टेक्नोलॉजी कंपनियों की हम बात करें, अगर इन्फोसिस और TCS से ध्यान हटाकर दूसरे काउंटर्स पर नजर डालें तो KPIT में हम देख रहे हैं एक अच्छा मूव आता हुआ 1% ऊपर। NIIT टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा जो अनिल अभी मेंशन कर रहे थे कि यहां पर बड़ी ब्लॉक डील हुई, और माइंट्री देखिए लगभग 1% ऊपर खुला है। प्रकाश, क्या इन मिड कैप कंपनीज में ज्यादा एक्शन आपको लग रहा है, ज्यादा पैसे बनने के चांसेस हैं? बिल्कुल, देखिए उसका कारण बहुत वो है साफ कि अगर कॉस्टिंग या प्राइसिंग प्रेशर आता है तो बड़ी कंपनीज की जिनकी कॉस्ट ज्यादा होती है उनको असर ज्यादा करता है, और ये जो छोटे नीश प्लेयर्स बोलते हैं, नीश यानी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में ही वो अपना कारोबार करने और बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो KPIT देखिए वो ऑटो प्ले है, परसिस्टेंट देखिए उसका इनफैक्ट BFSI का सिर्फ 16% बिजनेस है और यूरोप से सिर्फ 5% है, तो कोई ब्रेक्सिट से भी असर नहीं हो रही। आप सेम में माइंट्री देखिए तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का है। तो इस टाइप की जो कंपनीज हैं नीश प्लेयर, जिसमें हेक्सावेयर
एयर, केपीआईटी, परसिस्टेंट, ये सारे ये है, इनमें कोई गिरावट भी ज्यादा नहीं आएगी और जो रिकवरी आएगी वो बहुत अच्छी खासी इनको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी। ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत, और सभी कैश जनरेटिंग कंपनीज हैं, डेट कम होता है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये मिड कैप की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुकाव इसकी वजह से रहेगा। इन्फोसिस बड़ा इंटरेस्टिंग मूव दिखा रहा है आज। देखिए सुबह इतना कमजोर, सुबह तो अभी खैर है ही है, लेकिन जैसे बाजार खुला एकदम तेजी से नीचे 1.5-2% नीचे खुला, वहां से रिकवर होता हुआ दिख रहा है, एकदम फ्लैट हो गया है। जबकि कल जीडीआर 4.5-5% ऊपर बंद हुआ था, उसके बावजूद कुछ तो है इन्फोसिस के नतीजे में। प्रकाश, नहीं लगता ये मूवमेंट देख के कि या तो रिजल्ट अच्छा है गाइडेंस कमजोर है, या रिजल्ट कमजोर है गाइडेंस अच्छा है? नहीं, और इसके अलावा देखिए टीसीएस में जो गिरावट नहीं आई है इन्फोसिस में, वो अब दोनों ही फ्लैट समझिए है कि जब तक इन्फोसिस निशान में आ गया। देखिए हाँ, तो जब तक इन्फोसिस, मैं वही कह रहा था कि ये नीचे के लेवल पे 4-5% जो हम कह रहे थे गिरता है, तो बाइंग आ जाएगी इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल बॉटम तो ढूंढ नहीं पाते, तो इसलिए इस माहौल में थोड़ा एक्यूमुलेशन होगा। बट इन्फोसिस के रिजल्ट आने के बाद शायद टीसीएस में थोड़ी गिरावट आए, अगर इन्फोसिस के रिजल्ट अनुमान के हिसाब से जो ठीक ठाक आने की उम्मीद है वैसे अगर आते हैं तो तब तक कोई इसमें चाल ज्यादा बनेगी नहीं। अभी भी जो संदीप जी बता रहे थे पेयर ट्रेड का मौका है, वो लोगों को अभी भी बनाने का चांस है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पहली बार दिन के दौरान लाल निशान में आ गए, और एक स्पेस जो सबसे मजबूत और अलग दिख रही है वो सरकारी कंपनी की गैस स्पेस की, पेट्रोनेट एलएनजी 3% मजबूत। आशीष का स्टॉक कमाल कर रहा है। गेल 0.25% मजबूत, आईजीएल 1% मजबूत, ये स्टॉक भाग रहे हैं। मयूरेश, कुछ पसंद है आपको इन तीनों में से? अनिल जी, आईजीएल की लॉन्ग टर्म स्टोरी काफी कंपेलिंग लग रही है, बोथ सीएनजी और पीएनजी कंजम्पशन में। जैसे हम एस्टिमेट्स लगा रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ के, आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट्स में होने की उम्मीद रख सकते हैं फॉर द बेटर पार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर एज वेल। और जहां तक आई थिंक गैस कट की बात करें, आई थिंक दैट बेनिफिट्स विल ऑल्सो स्टार्ट फ्लोइंग इन। हालांकि आई थिंक दैट पास थ्रू विल ऑल्सो हैपन टू कंज्यूमर्स। जहां तक आई थिंक बैलेंस शीट का सवाल रहा है, आई थिंक बैलेंस शीट काफी क्लीन है, आई थिंक डेट नहीं है बिल्कुल बैलेंस शीट के ऊपर, विच मीन्स आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज हैं वो काफी स्ट्रांग रहते हैं। तो आई थिंक वॉल्यूम आउटलुक लुक्स एक्सट्रीमली एनकरेजिंग आईजीएल के लिए। नए सेक्टर्स और नए सिटीज में फोरे कर रहा है, और इनके सब्सिडरीज भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इफ हैव टू पिक एंड चूज, आई थिंक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में आईजीएल एक बहुत प्रॉमिसिंग बेट लगती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। क्या ये सिर्फ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक्टिव प्ले रहेगा, या फिर आपको लग रहा है शॉर्टर टर्म में भी प्रकाश अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि एमजीएल की लिस्टिंग के बाद हमने देखा है फिर से फ्लेवर में आए स्टॉक्स, और ऑफकोर्स गैस प्राइसेस के लिहाज से भी। देखिए, इसमें ऐसा है कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, गवर्नमेंट का एक व्यू था, कल कुछ आई थी सुर्खियां, फिर बाद में ज्यादा डिटेल नहीं आई इस पे, कि ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इनको कवर करने की बात कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि जब आपने देखा है जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज आती है, तो जब तक सरकार का उसमें पूरी तरह से प्रभाव नहीं पड़ता, तो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप लेइंग जो है, उसके एक्सकेवेशन है, ये सारे इश्यूज हमने देखे, इसकी वजह से एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा। और आज जो गवर्नमेंट का झुकाव गैस की तरफ रहा है, बिकॉज ऑफ फ्यूल सप्लाई सिक्योरिटी, जिसको कहते हैं कि भाई ऑयल ना लेके आप गैस लीजिए, क्योंकि गैस का उत्पादन डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली ईजी होता जा रहा है। तो मुझे लगता है ये सारी सीजीडी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये बहुत ही बढ़िया काम करेंगे, और उसमें मेरी पिक महानगर गैस हमेशा रही है। अभी भी पक्का चैनल चेक होगा, आपके घर पे कनेक्शन है? नहीं, अभी तक नहीं आया, इसलिए आप देखिए कितना अभी भी ग्रोथ का पोटेंशियल है। मैं तो पिछले 2004 से एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल। और उनके जो सिस्टम्स हैं, जो सीआरएम है उनका, वो देखें आप, जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, इतना बढ़िया है फॉर अ पीएसयू, इट इज रिमार्केबल। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आईपीओ के बाद से इसमें मेरा भी निवेश है। और टारगेट बताइए फिर। नहीं, इसमें लॉन्ग टर्म स्टोरी यूटिलिटी कंपनी है, तब 700 तो हो गया। नहीं, जरूरत होगी तभी बेचेंगे अगर पैसे की, अभी तो नहीं है। बट द पॉइंट इज कि ये बिजनेस इस टाइप का है कि आपको रेगुलर बेसिस पे कैश आते जनरेट होते रहता है। तो मुझे लगता है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉकेट, और इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव गवर्नमेंट के इस एक्ट के बाद आना चाहिए। बायोकॉन, देखिए एनएससी पर यहां पर एक बड़ा ट्रेड हुआ है, 1/4% से ज्यादा हिस्सेदारी बायोकॉन की बदली है। 5,50,000 शेयरों का कारोबार बायोकॉन में होता हुआ दिखा है, तो ये स्टॉक एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से 1,000 के पार निकला था क्या ये शेयर, या ये लाइफ हाई के आसपास की लेवल है? आशीष, क्या दिख रहा है बायोकॉन में? पोजीशंस भी बनती हुई दिख रही है थोड़ी थोड़ी, वायदा कारोबार में 1.25% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और स्टॉक में एक्शन है। और मेरे ख्याल से कितना 950 के आसपास ही हुआ ये बड़ा ट्रेड। जी हाँ, 949 रुपए 30 पैसे, तो यानी कि अभी तक स्टॉक में
जिस भाव पे ट्रेड हुआ है उससे कोई बड़ी बढ़त तो नहीं आई, खरीदना चाहिए क्या? बिल्कुल खरीदना चाहिए। जैसा आपने कहा कि 1000 का लेवल वो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, पर मुझे लगता है इस मूव में टेस्ट हो जाएगा और 1000 के स्तरों को ये क्रॉस करके करीब 1020, 1030 के लेवल्स दिखा सकता है। काफी स्ट्रांग है, कम से कम लास्ट 1-2 हफ्ते से कंटिन्यूसली कंसोलिडेट हो रहा है। तो मेरा मानना है आज का लो ही एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि 945 के आसपास है, और ऊपर में 1010, 1020 के टारगेट्स नेक्स्ट 3-4 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बढ़ती हुई। दिग्जाम देखिए 10% ऊपर है और काफी अरसे बाद स्टॉक में ऐसा मूव आया है। 12 रुपए 65 पैसे का ही स्टॉक हो, लेकिन हरकत देखने को मिल रही है। दरअसल ये एक यूके के प्लेयर हॉलैंड एंड शेरी के साथ करार कर रहे हैं और हॉलैंड एंड शेरी भारत में एंट्री लेगा दिग्जाम के जरिए। शायद उसी का इम्पैक्ट स्टॉक में आता हुआ। चार्ट्स पर कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है इसमें संदीप? नहीं, पैटर्न क्लियर नहीं है, मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा। मार्क्सन्स फार्मा लेकिन देखिए 2% से ज्यादा का मूव दिखाता हुआ, इसको तो आप ट्रैक करते हैं? जी बिल्कुल, मेरा व्यू पॉजिटिव है। यहां से बाउंस बैक आ सकता है। 55, 56 तक का मेरा व्यू होगा। 53, 53, 50 ट्रेड हो रहा है और ऑन द डाउन साइड मुझे 50 ब्रेक होते हुए नहीं लगता है। तो 50 से 56, प्रोबेबली 57, ये रेंज की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। एक्चुअली ऐसा जिस हिसाब से पूछिए आप कितने स्टॉक के लिए मना करेंगे, किसी के लिए तो हाँ करना ही पड़ेगा, मार्क्स तो ट्रेक करना ही पड़ेगा। एनीवे, अच्छा मैकडॉवेल होल्डिंग्स, इसके चार्ट देखिए जरा राकेश, ये स्टॉक क्यों भाग रहा है इतना? अब फिर से 7.5% ऊपर हो गया है, वॉल्यूम्स भी भारी भरकम है, 3 लाख शेयरों का कारोबार हो गया है। क्या खरीदना चाहिए? बहुत देर हो गई, अब क्या करें? देखिए अनिल जी, काफी देरी हो चुकी है। स्टॉक को खरीदना था तो 40 रुपए के अराउंड स्टॉक एक्यूमुलेशन से निकला था और अब ऊपर में देखें तो 60-62 एक नेक्स्ट टारगेट है और जहां पर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। एज ऑफ नाउ किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करें, नई खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। सुरेश, रियल एस्टेट में आज देखिए ओबरॉय रियल्टी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में मुनाफा वसूली जारी है, लेकिन एक पुलबैक डीएलएफ, इंडिया बुल्स, एचडीआईएल जैसे काउंटर्स में आया है। अगर रियल्टी में कुछ पैसा लगाना है, क्या लग रहा है आपको, क्या पिक करेंगे आप? हर्षदा जी, जो साउथ बेस्ड फर्म्स हैं, जैसे आप सोभा की बात कर रहे थे, ब्रिगेड की बात कर रहे थे, वहां पे आई थिंक जो गाइडेंस इन्होंने दिया था FY16 में स्पेसिफिकली इन केस ऑफ सोभा एंड प्रेस्टीज, और FY17 का जो इन्होंने गाइडेंस दिया है आई थिंक लगभग सिमिलर है। सेकंड, इन टर्म्स ऑफ प्री सेल्स दैट आर हैपनिंग, प्रॉब्ली की जो कोर एरियाज हैं, अगर हम बैंगलोर मार्केट की बात करें, चेन्नई और कोची जहां पे इन्होंने फोरे किए द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, वहां पे थोड़ी स्लगिशनेस बिल्कुल दिख रही है। तीसरा, आई थिंक काफी लार्ज हद तक आईटी कंपनीज और आईटी एम्प्लॉयज इनके बायर्स रहते हैं, तो जहां तक वहां पे आई थिंक जब तक ग्रोथ नहीं दिखती तो वहां पे कंपाउंडेड ग्रोथ ये कंपनियों के प्री सेल्स में नहीं दिखती। बट लार्जली मुझे लगता है कि FY17 को अगर हम एक्सक्लूड करें, एक स्लगिश नंबर रह सकता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस ऑफ सेल्स विच इज एक्सपेक्टेड अराउंड 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट एंड रेवेन्यूज ऑफ अराउंड 2,200 करोड़ फॉर सोभा स्पेसिफिकली। और अगर हम अकाउंटिंग गाइडलाइंस की बात करें तो उसमें थोड़ी आई थिंक चेंजेस दिखेंगे आपको बैलेंस शीट पर, बट लॉन्गर टर्म प्ले डेफिनेटली कॉम्पेलिंग है FY18, FY19 ऑनवर्ड्स। तो सोभा जैसे स्टॉक में आई थिंक मैं एक पॉजिटिव व्यू रखूंगा, पर डिक्लाइंस पे करेंगे और स्टैगर्ड मैनर पे, क्योंकि इन रिजल्ट्स में आई थिंक बहुत ज्यादा सुधार शायद 1-2 क्वार्टर में ना आए, बट FY18 के नंबर्स डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। राकेश, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां HP, BP, IOC तीनों में ही हम देख रहे हैं 1 से 1.5% का इजाफा आज देखने को मिल रहा है। फ्यूल प्राइस हाइक की उम्मीद में यहां पर फिर ट्रेडर्स उतरे हैं तेजी के लिए, लेकिन अगर एक स्टॉक इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में चुनना हो, वो आप क्या रहेगा? नहीं हर्षिता, एज ऑफ नाउ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ट्रेडिंग के नजरिए से तो पोजीशन नहीं लेंगे। अगर इसी स्पेस से ऑयल एंड गैस से कुछ बाय करना हो तो मुझे लगता है आप गेल को देखें, जहां पे मुझे लगता है 20-25 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा। ONGC ऑलरेडी डिस्कस करा है, ऑयल इंडिया भी डिस्कस करा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हर्षिता अवॉइड करेंगे। और एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी आपने डिगजैम का जिक्र करा था, कुछ न्यूज की, वो समझना चाहूंगा। टेक्निकली स्टॉक के अंदर कुछ रीस्ट्रक्चरिंग लग रही है, चार्ट्स भी इसके नए बने हैं और स्टॉक में 12.25 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ है। और जिस तरीके से डिगजैम का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है इस स्टॉक में 20-22 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये जो है ना राकेश, ऐसे स्टॉक पकड़ते ना सुन के, और जिस स्टॉक पे सवाल पूछो राकेश, उसके अलावा दूसरे स्टॉक को पकड़ के जब जवाब देते हैं ना, वो स्टॉक भागता है। दिग्जाम का भाव बताइए जरा। 13% ऊपर है, 13% ऊपर ट्रेड कर रहा है। हो गया 22 रुपए का भाव। अगर राकेश बोल रहे हैं कि 22 होगा तो मतलब 15-17 तो हो ही जाएगा, ऐसा लगता है मेरे को। चलिए, तो दिग्जाम राकेश को पसंद है, लेकिन एक स्टॉक वेदांता आपके लिए आशीष।
एक्चुअली आप देखिए, जब तक मैं एक बार ये बता दूं कि टॉप 6 स्टॉक आज जो वायदा कारोबार में, उनमें से 5 सरकारी कंपनियां हैं, पेट्रोनेट, आईजीएल, बीएमएल, आईओसी, एचपीसीएल। खाली एनआईटी टेक ऐसा स्टॉक है जो सरकारी कंपनी है। तो पूरा का पूरा जो सपोर्ट आ रहा है ना मार्केट को, वो सरकारी कंपनी की तरफ से आ रहा है। अच्छा, मैं वेदांता पे सवाल क्यों पूछ रहा हूं आपको वो बता दूं। वेदांता स्टॉक तो ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 3% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 11 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्टॉक आधा % मजबूत है। क्या हो रहा है इसमें? बिल्कुल क्लियरली लॉन्ग पोजीशन बन रही है और 170 से कंटिन्यूसली हमने देखा है एक जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। लास्ट 4 दिनों में कंसोलिडेट हुआ है और ये कंसोलिडेशन फिर से ऊपर की तरफ ही एक ब्रेकआउट को इंडिकेट कर रहा है। तो मेरा मानना है 203 से 205 के स्तर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 194 का एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। इन्फी आ गया है हरे निशान में, लीजिए 1.5-2% नीचे खुलकर। इन्फोसिस का चार्ट देखिए, क्या रिकवरी है, बढ़िया रिकवरी। और टीसीएस, सबसे बढ़िया बात है कि टीसीएस गिरा ही नहीं जितना गिरना चाहिए था। ये इंटरेस्टिंग है। सिर्फ गिरा तो एक शेयर है, वो ल्यूपिन, जो राकेश ने कहा था कि ये कमजोर होगा, इस स्टॉक में अच्छी कमजोरी हुई है। एनआईटी टेक के चार्ट पर वागले साहब राय दीजिए जरा, ये क्यों बढ़ा है आज? 2.5% ऊपर है एनआईटी टेक में, क्या कुछ एक्शन है? अनिल जी, व्यू पॉजिटिव है, पैटर्न पॉजिटिव है। ये लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है। 432, 432.50, एक 425 का स्टॉप लॉस रखे और मुझे लगता है ये 450 की तरफ, 448 का इसका मेरा कुछ 3 या 4 दिनों का टारगेट होगा। ओके, तो यहाँ पर 3% की बढ़त अब आती हुई। पेपर कंपनियां एक बार फिर तेजी में है और इस पर पहले भी हमने बात की है, लेकिन आज देखिए मालू पेपर करीब करीब 8% की तेजी दिखाता हुआ स्टॉक। बिल्ट, शेषशाही पेपर, इन सारे काउंटर्स में काफी ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई दी। और मैं इनफैक्ट कल ही मालू पेपर पर नजर डाल रही थी, 200% के रिटर्न्स इसमें पिछले 3 महीने में देखने को मिले हैं। काफी बढ़िया मूव है। तो मालू पेपर मिल्स का वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और प्रकाश, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, हो क्या रहा है? क्या यहाँ पर डिमांड वाकई में इस समय बढ़ती हुई दिखाई दे? देखिए 3% में 200% के रिटर्न्स। नहीं, पेपर में एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है हर्षदा, बहुत क्रिटिकल है। और ये समझना जरूरी है इसको कि अगला इस टाइप का चेंज कोई सेक्टर में आया तो आप कैसे उसको प्ले करें। दिस इज अ क्लासिक केस। इसमें हुआ ये कि जो बलारपुर के 2 यूनिट्स बंद हुए, तो उसकी वजह से उनका शेयर मार्केट से मेरे हिसाब से करीब 38% था प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग वाले पेपर में। तो वो जो जब ये 2 प्लांट्स बंद हो जाए इतने बड़े मार्केट शेयर वाले, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस किसी और को जाना है। तो उसका फायदा आपको जेके को मिला, विच इज इन द सेम स्पेस, उसका मालू पेपर को मिला। तो ये जो स्ट्रगल कर रहे थे डिमांड साइड में, वो सडनली वो सारे पेपर कंपनीज इंप्रूव होने लगे। दूसरी चीज ये हुई है कि जो ग्लोबली ई कॉमर्स का हमने जो चलन देखा है, जो हिंदुस्तान में भी अब आया है, आप आज छोटी से छोटी 20 रुपए की भी चीज अमेजोन से ऑर्डर करें तो एक पैकेजिंग में आती है। तो जो पैकेजिंग का कंपोनेंट है वो बढ़ते जा रहा है। पहले आप लाते थे, जाके खुद लाते थे, अब वो चीज आपके घर आ रही है, तो घर आ रही है तो पैक होके आ रही है। तो इस टाइप का जो पेपर का वो हुआ है। और न्यूज प्रिंट भी सरप्राइजिंगली डिजिटाइजेशन होने के बावजूद भी, बिकॉज ऑफ लिटरेसी रेट्स गोइंग अप, अफोर्डेबिलिटी गोइंग अप, रूरल मार्केट्स में ये दैनिक भास्कर और जागरण प्रकाशन ये सारे जो बढ़ रहे हैं, इससे भी साफ जाहिर है कि न्यूज प्रिंट जो है अभी भी इंपोर्ट होती है हिंदुस्तान में। सो ये डोमेस्टिक प्ले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएनपीएल इस स्पेस में है, बलारपुर इसमें था, अब जेके भी है। बेस्ट कंपनी इसमें मुझे भी जो लगती है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल। इनफैक्ट सेंचुरी टेक्सटाइल का 2200 करोड़ का टॉप लाइन पेपर का है, जो मालू पेपर से 3 गुना है, 4 गुना है शायद। तो इस टाइप के लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसके नाम में टेक्सटाइल है। और जो पेपर कंपनी जिसके नाम में पेपर है वो सब चीज ऊपर चली गई है। तो ये थोड़ा सा रहता है भेड़ चाल की वजह से। आज एक यश पेपर, बाकी भले हम पेपरलेस होने की बात करें, लेकिन मार्केट में पेपर स्टॉक, मार्केट में पैकेजिंग वाला जो साइड है वो बहुत इंप्रूव होता है। एक आखिरी स्टॉक टाटा कम्युनिकेशन, आशीष आपके लिए स्टॉक है 1.5-2% मजबूत और अभी भी मेरे रडार पर इसलिए आया कि पेट्रोनेट, एलएनजी और आईजीएल के बाद टॉप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर बनता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक में बड़ा एक्शन आता हुआ दिख रहा है। 3.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 2 लाख शेयर जुड़े हैं, कोई तो खरीद रहा है सुबह सुबह। अनिल जी, इस स्टॉक को लास्ट 3 महीने से कोई खरीद रहा है और आप अगर से इसके वॉल्यूम, ये तो उस दिन हुआ था, मुझे याद है जिस दिन एफएम ने बोला था पार्लियामेंट में, वित्त मंत्री जी बोले थे कि भाई इसका जो डीमर्जर करना है वो टैक्स न्यूट्रल होगा। तो तब से जो तब भाव शायद मेरे ख्याल से 450 रुपए के आसपास चलता था, 450-460। बताइए अब क्या करें?
अनिल जी, मेरा तो मानना है ये स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा जो कि 780 के आसपास है। तो कम से कम 780 800 के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनली एक बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है। कोई भी डिप इसके अंदर आएगी 630 640 वो इसके अंदर में बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और ये स्टॉक मुझे लगता है मार्केट से थोड़ा डिफरेंट चल सकता है। थोड़ी वीकनेस के बावजूद भी बाजार की इस स्टॉक में एक अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तब तक अनिल जी, जिस तरह का डेटा और जिस तरह के चार्ट्स में देख रहा हूं उसको देखते हुए शायद 1 से 2 महीने के अंदर में भी ये स्टॉक ये लेवल्स को क्रॉस कर सकता है। ओके, 2 महीने का व्यू है तो 100-125 रुपए की तेजी बाकी है अभी टाटा कम्युनिकेशन में। आशीष बड़ी मजबूती से कह रहे हैं। आशीष सुबह मजबूती से कौन सा पेट्रोनेट एलएनजी कह रहे थे, देखिए 3.5% मजबूत है, बिना किसी खबर के टॉप गेनर है आज एफएनओ में, पोजीशन के हिसाब से भी और प्राइस के हिसाब से भी। तो आज का स्टार परफॉर्मर ढूंढा है आशीष ने पेट्रोनेट एलएनजी। लेकिन इस वक्त आपसे लेंगे विदा। आशीष, प्रकाश, संदीप वागले, मयूरेश जोशी और साथ ही राकेश बंसल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सुबह में बाजार मजबूत, 70 अंक ऊपर सेंसेक्स पर, 17 अंक ऊपर निफ्टी पर। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के गौतम सिन्हा रॉय इस ब्रेक के बाद। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर गौतम सिन्हा रॉय। गौतम जी, स्वागत है आपका सीएनबी से आवाज पर। नमस्कार। पहला सवाल तो ये लेना चाहता हूँ, लोगों को बड़ा डर लग रहा है पूरे दुनिया भर में जो कुछ भी एक्शन हो रहा है, पता नहीं बुरी खबर चाइना से आएगी, रशिया से आएगी या अमेरिका से आएगी, क्या किया जाए सर? ये ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी से हमें डरने की जरूरत है, प्रॉफिट बुकिंग करके बैठ जाएं, बड़े करेक्शन का इंतजार करें, या डरने की जरूरत नहीं? नहीं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज ही वो होते हैं जहां पे आप इंडिया में फिर से एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। सो अगर मार्केट एक और 3-4% यहां से करेक्ट करता है तो बहुत ही बेहतरीन मौका रहेगा एलोकेशन बढ़ाने के लिए। और जो नए एंट्रेंट्स हैं उनको तो और भी अच्छा है उनके लिए कि नया पोजीशन बना सकें। सो आई थिंक ये ग्लोबल कंसर्न्स आपने देखा है बार बार आते हैं जाते हैं, तो उनसे हमारा कोई लिंकेज डायरेक्ट रहा नहीं है। जो भी लिंकेज है वो ट्रेड रिलेटेड है, वो तो ऑलरेडी खराब है, इससे खराब कुछ हो नहीं सकता। सो मेरे ख्याल से देयर इज नथिंग टू वरी, एंड इफ मार्केट करेक्ट्स यू शुड जस्ट पाइल ऑन, बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी सिलेक्टिव, यू कैन नॉट जस्ट बाय द इंडेक्स, यू नो, यू हैव टू बाय गुड म्यूचुअल फंड्स आइडियली और गुड स्टॉक्स। तो वो ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। गौतम, फिर उस लिहाज से क्योंकि आप कह रहे हैं मौके हैं और इंटरनेशनल फैक्टर्स पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, पिछले 1 महीने में हमने देखा है वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रही है, आपके फंड में फिर उस लिहाज से कितना फ्लो आया है उस पर नजर रखेंगे। इन्फोसिस के रिजल्ट आ गए। इन्फोसिस पहले एक बार देख लेते हैं फटाफट। 3606 करोड़ 3606, ये है इन्फोसिस का आंकड़ा, पहला आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ। मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है इन्फोसिस का, ये सबसे पहला आंकड़ा आता हुआ दिखा है। तो पहले आंकड़े पर नजर रखिए, 3606, ये है आंकड़ा मुनाफे का इस वक्त। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी यहाँ पर आया है करीब 17,310 करोड़ पर, ये इनफैक्ट नंबर आता हुआ। तो जहां पर हम उम्मीद कर रहे थे 17,150 करोड़ पर आएगा, तो 17,310 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है। तो उस लिहाज से हमारे एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही ये नंबर जरूर देखने को मिला है। साथ ही अब देखना होगा कि कंपनी की डॉलर रेवेन्यू कैसी रही है, कि डॉलर टर्म्स में क्या फिगर वो आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि आप देखिए रुपी टर्म्स में जो आए हैं वो हमारी उम्मीद के मुताबिक ही देखने को मिली है। और प्रॉफिट फ्रंट पर भी परफॉर्मेंस जो है वो फिलहाल बेहतर की जा सकती है हर्षा, क्योंकि देखिए 17,150 करोड़ का अंदाजा था, रुपी रेवेन्यू का 17,300 करोड़ के ऊपर आया, तो थोड़ा सा 150 करोड़ ज्यादा है। मुनाफा 100 करोड़ ज्यादा दिख रहा है, 106 करोड़ करीबन कह सकते हैं। तो अभी तक दोनों आंकड़े खराब नहीं है, कम से कम ये कह सकते हैं इन्फोसिस के लिए। और इन्फोसिस का स्टॉक देखिए दिन के हाई पर पहुंच चुका है, 1.25% मजबूत इन्फोसिस का हो चुका है। एबिट का आंकड़ा 4,309 करोड़ जो कि 4,182 करोड़ का था, तो ये भी आंकड़ा बेहतर है। तो अब तक के तीनों आंकड़े, आशीष वर्मा हमारे रिसर्च हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आंकड़े अब तक आए हैं वो सब बेहतर है। खाली डॉलर रेवेन्यू के आंकड़े पर नजर रखनी है और अब मार्जिन का आंकड़ा और आना बाकी। लेकिन आशीष, जो आंकड़े अब तक दिख रहे हैं वो ठीक है ना? बिल्कुल, सारे आंकड़े आपने हाईलाइट कर ही दिया है, सारे आंकड़े हमारी उम्मीद से बेहतर देखने को मिल रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फोसिस के लिए आईटीएस 24.9%, आशीष आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 24.9%, 24.89 है एक्चुअली, कैलकुलेशन है मेरे पास। 24.38 की एक्सपेक्टेशंस थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 30 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मार्जिन इनफैक्ट 70 से 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। ये इंप्रूवमेंट की वजह एक्सपेक्टेशंस क्यों थी? क्योंकि बीते क्वार्टर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं Q1 के, तब आपको याद होगा
साल भर का वीजा खर्च जो होता है उसकी अकाउंटिंग की जाती है, साथ साथ कर्मचारियों का वेतन जो बढ़ाया जाता है वो Q1 में अकाउंट करा जाता है। तो ये दोनों खर्चे इस बार नदारद थे, इसलिए मार्जिन एक्सपेक्टेड था कि इंप्रूव होंगे, पर उम्मीद से बेहतर ट्रैक्शन, उम्मीद से बेहतर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। शायद उसकी वजह हम अब वेट कर रहे हैं, क्योंकि रुपए में आए तो उम्मीद से बेहतर है, अगर डॉलर आई भी अच्छी होगी तो वो पर्कुलेट होकर मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखा रही होगी, क्योंकि बेंच का उतना ज्यादा यूटिलाइजेशन हुआ होगा। तो वो आंकड़े अवेटेड है। क्विकली एक बार रन थ्रू करा दूं, रुपए में आए एक्सपेक्टेड था कि 2.2% के आसपास बढ़ेगी, 3.1% का उछाल। तो आप सही कह रहे हैं, उम्मीद से कहीं अच्छे आंकड़े हैं। मार्जिन के फ्रंट पे 24.4% की उम्मीद, 24.9% आते हुए 50 बेसिस पॉइंट्स उम्मीद से बेहतर मार्जिन है। मुनाफा इसीलिए क्योंकि मार्जिन अच्छे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मुनाफे में महज 0.25% के आसपास का उछाल होगा। मुनाफा इनफैक्ट 5% तिमाही दर तिमाही इंप्रूव होता हुआ आपको नजर आएगा। तो आंकड़े अच्छे हैं। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है डॉलर आय का, और सबसे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है FY17 की गाइडेंस। एक बार घटा चुके हैं, क्या फिर से डाउनवर्ड रिवाइज करेंगे? सबकी नजरें वहां पर होंगी। लगता नहीं ये नंबर देख के रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस तो दिख रही है, लेकिन बिल्कुल डॉलर रेवेन्यू के आंकड़े पर इस बीच स्टॉक देखिए 0.3% दौड़ लगा रहा है, आज के हाई पॉइंट पर जा पहुंचा है। इसके साथ साथ देखिए TCS भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो TCS भी हरे निशान में आ चुका है। मार्जिन जबरदस्त आए, 0.5%, एक्चुअली हमारी उम्मीद से ज्यादा, और वैसा देखा जाए तो लगभग 0.5% मार्जिन सुधार हुआ है तिमाही दर तिमाही। तो बेहतरीन आंकड़े कहे जाएंगे हर्षिता, ये तो काफी इंप्रेसिव है। अब यह है कि डॉलर रेवेन्यू अगर 2.5% के ऊपर दिख जाए तो फिर बाजार और खुश होगा। जी हाँ, उसी नंबर का अब इंतजार है, और साथ ही साथ जैसे आशीष ने भी कहा, गाइडेंस का हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ इनफैक्ट इस समय TS हरिहर लाइन पर है। हरी, इंप्रेसिव नंबर एटलीस्ट रुपी टर्म्स में? डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि इवन डॉलर टर्म्स में नंबर्स काफी इंप्रेसिव होने चाहिए। और दी एडवांटेज वाज दैट ये बार जो एक्सपेक्टेशन था इन्फोसिस से बहुत ही लो था, और क्योंकि एक्सपेक्टेशन लो था, आई थिंक इट वाज क्वाइट ऑब्वियस दैट जो एक्चुअल रिजल्ट्स इट शुड बी स्लाइटली बेटर। बट आई थिंक द बिग टेक अवे फॉर मी इज दैट जो मार्जिन है अराउंड आई थिंक 50 to 55 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव है, एंड इफ यू कंपेयर दैट विद TCS ने अबाउट 90 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट इन मार्जिन देखा। तो आई थिंक ब्रॉड लेसन सीम्स टू बी दैट जहां तक IT का सवाल है, द डाउन ट्रेंड सीम्स टू हैव बॉटम्ड आउट, एंड आई थिंक यहां से शायद ओवरऑल IT सेक्टर का आउटलुक सुधरना चाहिए। लेकिन डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा अनुमान यही है कि 2.3% की बढ़त देखने को मिलेगी, और ये करीब करीब $2559 मिलियन पर आंकड़ा आएगा। अगर इससे बेहतर आंकड़ा आता है फिर स्टॉक में कितना और उछाल देखने को मिलेगा? क्योंकि वो डॉलर रेवेन्यू फ्रंट पर ही TCS ने काफी निराश किया था। No, I think dollar revenue should be around that 2.5%, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। और जहां तक प्राइस का सवाल है, मैं मानता हूँ कि इन्फी विल स्टिल बी रेंज बाउंड, बिकॉज जब मार्केट ये देख रहा है कि इसका गाइडेंस कब इंप्रूव होगा, बिकॉज फिलहाल आप देखो तो गाइडेंस काफी म्यूटेड है। तो मैं मानता हूँ कि शायद 1000 और 1200 के बीच में शायद स्टॉक्स अभी भी रेंज बाउंड ही रहेगा। आशीष, ये समझ में आ रहा है डॉलर रेवेन्यू आने में इतना टाइम क्यों लगना चाहिए? अच्छा, आप कह रहे थे Q2 का परफॉर्मेंस अच्छा है तो शायद गाइडेंस काटने की जरूरत ना पड़े। पर दिक्कत की बात आपको याद होगा, वो RBS ब्रेक्जिट का इंपैक्ट हुआ था, RBS डील कैंसिल हुई थी, $300 मिलियन की डील थी। तो कहा जा रहा था ये बड़ा पार्टनर था उस डील में, $200 मिलियन, यानी कि 40-50 मिलियन डॉलर का रन रेट मिलना था इस कंपनी को उस डील से एनुअली। तो वो घटना है, इसीलिए लोग मान के चल रहे थे गाइडेंस में डाउनवर्ड रिवीजन होगा। अच्छा, जहां तक कमेंट्री की बात है, बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी कमेंट्री आई थी बीच में इन्फोसिस की। आपको याद होगा हाल में इस कंपनी ने ब्रोकरेज की मीट को अटेंड करा था, तब इन्होंने हाईलाइट करा था कि RBS की कैंसिलेशन का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बैंकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल में सॉफ्टनेस है, थोड़ी हल्की कमजोरी है। लेकिन Q1 के नंबर्स के बाद इन्होंने कहा था, आपको Q1 के नंबर्स 4 क्वार्टर्स के बाद सबसे कमजोर नंबर्स थे इस कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद। तब हमारी उम्मीद से $36-37 मिलियन के आसपास का एक मिस था। तब मैनेजमेंट ने कहा था कि $22 मिलियन के आसपास का शॉर्टफॉल तो इसीलिए है क्योंकि कंसल्टिंग में हमने कुछ एग्जीक्यूशन रिलेटेड डिलेज देखे हैं, और सब्सिक्वेंट क्वार्टर में वो डिलेज वापस बहाल हो जाएंगे और वो इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो शायद Q2 में उसका भी एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इतनी वीकनेस नहीं जितना हम अज्यूम कर रहे थे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो RBS क्लाइंट का कितना 2587 मिलियन डॉलर्स पर आता हुआ 2587, जो हमारी उम्मीद से बेहतर है। हम 2559 की बात कर रहे थे। 2.3 हम उम्मीद कर रहे थे, ग्रोथ की 3.4 आई है। वाओ, तो ये उम्मीद से तो काफी अच्छा ये तो तगड़ी ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन्फोसिस की तरफ से। तो सही कह रहा था शायद इन्फोसिस का मैनेजमेंट Q1 के एंड में कि कंसल्टिंग रिलेटेड प्रेशर्स हैं, एक क्वार्टर का इंपैक्ट होगा, सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में हालात सुधरेंगे, तो एक्चुअली सुधरते हुए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे ही ये आंकड़ा आया है और स्टॉक लाल निशान में फिसल गया, जो ऊपर था अब 1% नीचे हो गया। गाइडेंस दिख रहा है, गाइडेंस फिलहाल वायर्स पर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर
ईयर 8.9%, ये एक फिलहाल एक नया आंकड़ा आता हुआ, और वो डॉलर रेवेन्यू का ही फिगर आया है। कुछ वॉलेटाइल है वो स्टॉक, क्योंकि अभी भी लोग शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आउटलुक रहेगा कंपनी का, गाइडेंस क्या रहेगा। आशीष, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ पर तो गाइडेंस ज्यादा बदलना चाहिए या नहीं? बदलना चाहिए। अगर ये आरबीएस डील $200 मिलियन की थी, उसका इंपैक्ट अगर मैं फैक्टर इन कर लूं तो दबाव तो आएगा गाइडेंस में। कितना आएगा इसको लेकर ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं। कुछ लोग मानते हैं कि 8.5 से 10% के आसपास की बात करेगा ये घटा के गाइडेंस पूरे साल के लिए। कुछ मानते हैं कि थोड़ा सा और कंजर्वेटिवली प्ले करे, क्योंकि बैक टू बैक 2 क्वार्टर्स से मतलब इसका मतलब है गाइडेंस घटा रहे होंगे तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहेंगे। तो कुछ लोग मानते हैं 8 से 9.5% के आसपास की ग्रोथ होगी। तो गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज होनी तो ज्यादातर लोग सभी मान रहे हैं, कितनी होगी, एक क्वांटम कितना होगा वो देखना होगा हमको। ओके, इस बीच हमारे साथ रेलिगर कैपिटल मार्केट्स के एमडी और सीईओ गौतम त्रिवेदी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका भी सीएनबीसी आवाज पर। फिलहाल गाइडेंस का इंतजार है, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स पर इन्फोसिस के नंबर्स क्या आपको भी अच्छे लग रहे हैं? नहीं, जरूर अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है जो आपने अभी फरमाया कि ओवरऑल जो वीकनेस या एक्सपेक्टेशन जितने वीक थे कि ये नंबर सचमुच अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ओवरऑल टेक्नोलॉजी में जो स्थिति देखने को मिल रही है, और जो टीसीएस का भी मैनेजमेंट कह रहा था कि शायद ऑर्डर फ्लो थोड़ा सा नरम पड़ रहा है बीएफएसआई रिटेल सेगमेंट में, ब्रेक्सिट का खतरा। गौतम सिन्हा रॉय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एज अ फंड हाउस टेक्नोलॉजी का कितना वेटेज होगा इस ग्लोबल माहौल के बीच? ग्रोथ चैलेंज तो दिख रहा है। स्पेशली हमें लगता है कि अगर डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर के साथ कंपेयर किया जाए तो टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रोथ डेफिनेटली कम रहेगा। तो उस हिसाब से वी आर मेंटेनिंग दैट अंडरवेट स्टांस फॉर नाउ एंड वेटिंग एंड वाचिंग। दूसरी बात ये है कि इसमें वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं। इस बीच सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग अगेन, रेवेन्यू गाइडेंस FY17 के लिए रिवाइज हुआ है, जैसे आशीष कह रहे थे, ये 8 to 9% कांस्टेंट करेंसी के लिए है। आशीष, ये तो बहुत खराब है, इसीलिए शायद वो स्टॉक में प्रेशर आता हुआ, क्योंकि मैं कह रहा था 8.5 से 10% ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान रही थी। कुछ ब्रोकरेजेस मार्जिनल सेफ्टी लेके चल रही थी कि शायद कंपनी रखेगी 8 से 9.5%। हम उसके लोअर एंड की बात कर रहे हैं, 8 से 9% की गाइडेंस पूरे साल के लिए। इसीलिए ये प्रेशर शायद स्टॉक पे आता हुआ, क्योंकि पूरे साल के लिए गाइडेंस जो शुरुआत करी थी 11.5 से 13.5% के लिए, आज जो घटकर 8 से 9% की बात कर रहे हैं। Q1 के नंबर जरूर, Q2 के नंबर माफ कीजिएगा, जरूर बहुत स्ट्रांग है। वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, 4% का वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में इस कंपनी ने क्लॉक करा है। टीसीएस का वॉल्यूम ग्रोथ ध्यान रखिए 1.3% पे आया था। तो Q2 में तो अच्छा मोमेंटम आता हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ज्यादा लेके चल रहे हैं ये लोग। अगले सब्सिक्वेंट 2 क्वार्टर सीजनली वैसे भी वीक होते हैं, और उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलाकर 8 से 9% तो बेहद कमजोर आंकड़ा होने वाला है इस कंपनी का पूरे साल के लिए। 2% नीचे वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ है एक्सपेक्टेड। हाँ, अब तो बनता है, क्योंकि एक्चुअली जो हर्षा यार सुबह हम वही बात कर रहे थे कि गाइडेंस और रिजल्ट दोनों के बीच की कश्मकश सुबह से दिख रही है स्टॉक में। क्योंकि देखिए कल दिन के हाई पॉइंट पर स्टॉक बंद हुआ, आज अचानक से 1.5-2% नीचे गिरा, यानी कि जिसको गाइडेंस का अंदाजा था वो सुबह शॉर्ट कर रहे थे, रिजल्ट जिसको पता है वो लॉन्ग कर रहे थे। तो ये स्टॉक में जो ऊपर में 1072 और नीचे में अब 995, 90 रुपए की रेंज जो बन गई है, वो साफ तौर पर ये दिखा रही है कि रिजल्ट क्या है और गाइडेंस क्या है। अच्छा, ये बात इस बात से और दिखता है मैनेजमेंट का कितना कम कॉन्फिडेंस है कि Q2 में इतनी मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस है बाजार उम्मीद से। 3.5% के आसपास डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद बाजार उम्मीद से ज्यादा गाइडेंस घटा दी गई है। तो यानी कि Q3 Q4 की विजिबिलिटी को लेकर चैलेंजेस हैं, कन्विक्शन कम है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ाई जा रही है, तो वो आउटलुक को लेकर तो बड़ा कंसर्निंग पिक्चर थ्रो कर रही है। टीसीएस इसके विपरीत आउटलुक को लेकर, हर्षदा आपने तो रिजल्ट को शाम को एनालाइज भी किया था, टीसीएस का मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था। Q3 Q4 को लेकर उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा था कि सीजनली वीक होते हैं, लेकिन इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले कुछ बार का ट्रेंड से बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो एकदम विपरीत यहाँ पे अब आउटलुक समझ में आ रहा है दोनों कंपनी। और बड़ी फैक्टर यही है, ऑफकोर्स Q3 Q4 में चंद्रा ये भी मेंशन कर रहे थे कि फिलहाल तो वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पहली बेटर क्वार्टर रहेगा, लेकिन अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, स्पेशली यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद किस तरह का आउटलुक रहने वाला है वहां पर स्पेंडिंग को लेकर।
उसकी सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन आप देखिए टीसीएस भी जो कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड करने की कोशिश कर रहा था वो फिसल रहा है। इनफैक्ट गौतम त्रिवेदी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अब ये गाइडेंस कट हुआ है, FY17 का रेवेन्यू गाइडेंस 8 to 9% इन्फोसिस कहता है, टीसीएस गाइडेंस नहीं देता है। लेकिन कल जो भी जानकार कह रहे थे कि डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में एट द एंड ऑफ द ईयर 7.5 to 8% का वो आंकड़ा देखने को मिल सकता है और उस रेंज में रेवेन्यूज रहेंगे। फिर टेक्नोलॉजी शुड बी आउट एंड आउट सेल, या फिर आपको वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लगने लगेंगे अगर ये स्टॉक्स और टूटते हैं? मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जो स्पेशली जो यूएस मार्केट जो है वहां पे मुझे लगता है कि हमें लगता है रादर कि स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो गया है, जहां से इंडियन आईटी कंपनीज के लिए हमें लगता है कि जो मोमेंटम था, जो बिजनेस आता था, वो जरूर कम हो गया है। लेकिन वैल्यूएशन भी एक चीज है जो हमें एज एन इन्वेस्टर देखनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी इन्फोसिस ये लेवल पे अट्रैक्टिव लगने लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए उसके बाद सोचना पड़ेगा कि ये भाव में लेना चाहिए या नहीं।